मैम हम मैम मेरे को हाँ वो बोल। नहीं पता लगता कि वाटर से आने वाले H+ आयन कब ऐड करने होते हैं। वो तब करने होते हैं जब एसिड से मिलने वाले H+ आयन 10⁻⁻⁶ से कम हो। मतलब अगर मान लो किसी एसिड से H+ आयन 10⁻⁷ मिल रहे हैं, तब वाटर के H+ आयन को हमें ऐड करना पड़ेगा। अगर ये 10⁻⁶ से ज्यादा मिल रहे हैं किसी एसिड से, तब हम वाटर का कॉन्ट्रीब्यूशन नेग्लेक्ट कर सकते ओके। हैं। हाँ हाँ, वो अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं। हाँ पूछो जरा क्या था। उसमें जो एसिड और बेस के होते न्यूट्रलाइज होते और CH3COO बना। इस केस में PO CH3COO Na+। ये सॉल्ट है। इस सॉल्ट का एसीटेट आयन वाटर से रिएक्ट करता है और वाटर के कुछ H+ आयन को बाइंड कर लेता है और मीडियम में OH आयन फ्री हो जाते हैं। तो अगर हमें OH आयन का नंबर पता चल जाए तो इससे H+ आयन का पता चल जाएगा और उसका नेगेटिव लॉग करके pH। तो इस सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का केस हो गया। तो ये कितना बना CH, ये कितना बना CH। तो अगर हमें H दिया होता तो ये काम हो जाता। अगर हम H की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते √KH/C, और इसको हम क्या लिख सकते थे, √KH/C। दिस इज OH आयन, है ना। और KH की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो KW/KA, A लिखेंगे ना क्योंकि ये वीक एसिड है, into C। तो यहाँ से OH आयन, चाहो तो इसका नेगेटिव लॉग यहीं करके OH निकालो, ठीक है ना। जो आपने यहाँ पे फॉर्मूला यूज किया है √KH/C, ये तभी किया ना कि यहाँ पे हाँ अल्फा जो है 10%। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, स्पेशल केस में। मोस्टली तो नहीं मानते, कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। तुम ऐसा करो ना, इसका KH/C की वैल्यू एक बार निकाल के देख लो। हाँ तो एक मिनट, सारा तुमने जो क्वेश्चन भेजा है क्या था वो? मैम वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था एक। क्वेश्चन था 2SO3 giving 2SO2 plus O2. Kc is 100 and alpha is 1. Half of the reaction is completed. The concentration of SO3 and SO2 are equal. ये दोनों equal हैं. What is O2? Kc will be O2? नहीं, ये रेशो तो 1 ही हो गया, तो जो Kc है वही O2 है। ओके मैम। पर ये O2 नहीं है, O2 नहीं है, क्योंकि इसने पूछा है हाफ ऑफ द रिएक्शन इज कंप्लीटेड। तो इसका मतलब इनमें से डाटा सफिशिएंट नहीं है। 2 मोल SO3 बनेगा तो 1 मोल O2 बनेगा। डाटा इनसफिशिएंट है। अल्फा 1 का मतलब सारा रिएक्ट कर गया, तो इन दैट केस वी शुड नो हाउ मच SO3 इज देयर। ओके मैम। एग्जैक्टली निकाल सकते हैं, और इसमें था डाटा इनसफिशिएंट का ऑप्शन। सो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। बिल्कुल नया टॉपिक है अब तक जो हमने किया उससे, बट हाँ ऑब्वियसली एक इक्विलिब्रियम की नई सिचुएशन आ गई है। और ये सिचुएशन क्या है कि व्हेन वी टेक स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट का मतलब कि जब हम, तुम्हें इतना पता है कि जब हम किसी भी सॉल्यूशन को बनाते हैं, हमने सॉल्ट डालना शुरू किया वाटर में, एक स्टेज तक सॉल्ट को डिसॉल्व किया जा सकता है ना। उस स्टेज के बाद जैसे ही इक्विलिब्रियम आएगा, उस स्टेज के बाद अगर हम और सॉल्ट डालें तो एक्स्ट्रा सॉल्ट प्रेसिपिटाइज हो जाएगा। और जब ये स्टेज आती है तो सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सो सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जितना अमाउंट सॉल्ट का डिसॉल्व हो सकता है वो उस सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी है। अगर ये सॉल्युबिलिटी बहुत ज्यादा है, मतलब इवन 0.1 मोलर से भी ज्यादा सॉल्युबिलिटी है, तो हम उसको कहते हैं हाईली सॉल्युबल सॉल्ट। बट अगर ये सॉल्युबिलिटी 0.1 मोलर से भी कम है
तो इस सॉल्ट को क्या कहते हैं? स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट को बनाना बहुत इजी होगा, क्योंकि जब हम ये सॉल्ट सोल्यूशन बनाने लगेंगे तो थोड़ा सा अमाउंट डालने पर ही सैचुरेशन आ जाएगा। सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या है? वो स्टेज जब और सॉल्ट डिसॉल्व ना किया जा सके। तो अगर मान लो सॉल्ट स्पेरिंगली सॉल्युबल है तो इसका मतलब थोड़ा सा सॉल्ट डालने पर ही उसमें सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा, क्योंकि उसका बहुत कम अमाउंट वाटर में डिसॉल्व होने वाला है। जब डिसॉल्व होता है कोई भी सॉल्ट वाटर में डिसॉल्व होता है तो सैचुरेशन पॉइंट पर ये इक्विलिब्रियम आएगा ना, ये आयन सॉल्यूशन में होंगे। अगर ये स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है इसका मतलब आयंस विल बी टू लेस इन सॉल्यूशन। तो आज हम इसी तरह के इक्विलिब्रियम को स्टडी करने वाले हैं जिनका सैचुरेटेड सॉल्यूशन इजीली बनाया जा सकता है। ठीक है, अब NaCl का सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना तो बहुत सारा NaCl डिसॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके सैचुरेशन पॉइंट आएगी। और हम तो स्टडी कर रहे हैं इक्विलिब्रियम स्टेज को। तो व्हेन a salt is dissolved in water at saturation point it will get an equilibrium, and for sparingly soluble salt very less amount of salt will be required to get the saturated solution. So आज का टॉपिक हमारा है sparingly soluble salt. इसका equilibrium, they have very low solubility, even less than 0.01 molar, 0.01 molar से भी कम। और ऐसे सॉल्ट को प्रिपेयर करना बहुत इजी होगा। So in saturated solution of sparingly soluble salt, there exists an equilibrium between solid salt and its ion. जैसे ये solid salt and its ion in solution. हाँ हितेश पूछो, अभी मैंने स्टार्ट ही किया है वैसे। मैम इसी से डाउट था। अभी तो मैं बताने दो ना पहले क्या है इस टाइम पर। इस okay. डेफिनेशन से कोई प्रॉब्लम है? हाँ मैम इसी से है। अभी तो मैं इसको डिटेल में बताने वाली हूँ। लगेगा तो पागल है, इतनी बात Okay. कौन बोल रहा है? संयम। मैम बस इतना ही पूछना था कि सॉल्युबिलिटी का आयंस की फॉर्मेशन से रिलेशन है ना? सॉल्युबिलिटी का आयन की फॉर्मेशन से नहीं, आयन के डिसोल्यूशन से रिलेशन। मतलब आयन के जो बनने से जो टूटेंगे आयन मतलब एक दूसरे से सेपरेट होंगे। बिल्कुल, ये जितना Okay. आयन बनाया ना वो वही था जो डिसॉल्व हुआ। इसका आयन बनने का प्रोसेस है कि Okay. वाटर इसमें से खींच रहा है आयन को, समझ रहे हैं? रादर इन सॉल्ट की जो अल्फा है ना 1 ले लेते हैं। ओके Okay, संयम, इट्स ओके। हाँ तो इनके स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट का अल्फा हम 1 लेते हैं, क्योंकि जो पार्ट सोल्यूशन में गया वो वही था जो डिसोसिएटेड है। जिस कंसंट्रेशन को हम कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, जिस रिकंसंट्रेशन को हम कंसिडर कर रहे हैं ये वही है जो आयोनाइज हुई है। इक्विलिब्रियम में वही ले रहे हैं जो आयोनाइज हुआ है पार्ट, क्योंकि सॉलिड की कंसंट्रेशन तो कांस्टेंट है, तो इसका जो रिएक्टेंट साइड वाला पार्ट है दैट विल ऑलवेज बी अ कांस्टेंट। वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का ही पार्ट बन जाएगा। सो सिर्फ आयन की कंसंट्रेशन को ही कंसिडर करेंगे। तो मैं एक इक्विलिब्रियम बताने वाली हूँ, जरा देखें ध्यान से। मान लीजिए AB टाइप का सॉल्ट है, सॉलिड सॉल्ट। इसको हमने वाटर में डाला जैसे कि AgCl था। सॉल्यूशन में A+ एक्वस आयन मिले, B- एक्वस आयन मिले। और जब हम इसका K लिखेंगे, इसको कहते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ वाटर। KSP is the solubility product of salt. Sorry, KSP is the A+ ion and B- ion in solution. This equilibrium constant is called solubility product of salt. जैसे अब तक तुम जो कर चुके हो उसमें तुम KW को क्या कहते थे? आयनिक प्रोडक्ट, है ना? आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ऐसे Ka को क्या कहते हैं हम? डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड।
इसी तरह से KH को हमने क्या कहा था, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, ठीक है। इसी तरह से जब एक सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व करते हैं, कितना सॉल्ट डिसॉल्व हुआ, उसकी सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसको हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ सॉल्ट कहते हैं। और एक्चुअली इस फॉर्मूले में सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट किसके बराबर है? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ concentration of ions, right? Solubility product of salt will be equal to concentration will be equal to product of concentration of ions in saturated solution. Raised to power, अभी तो पावर 1 है, raised to power their coefficient. Stoichiometric constant. इस प्रोडक्ट को आयंस की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट या आयनिक प्रोडक्ट कह रहे हैं ना, तो आयन की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट या आयनिक प्रोडक्ट सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जितना होगा दैट विल बी इक्वल टू इट्स सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। और अभी हमने जो रिलेशन निकाला वो AB टाइप के सॉल्ट का था। यहां तक क्लियर है? अगर ये सॉल्ट, हाँ यस वी आर टेकिंग मोलारिटी, हमेशा इक्विलिब्रियम में जब भी हमने लिया हमने मोलारिटी लिया। अगर ये A2B टाइप का सॉल्ट होता तो डिसोसिएट होके 2A पॉजिटिव आयन देता और 1B नेगेटिव आयन देता, तो हमारे इस फॉर्मूले में क्या हो जाता है, A प्लस स्क्वायर होता ना, स्क्वायर। तो इसीलिए हम कहते हैं रेज टू पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कांस्टेंट। सो ये KSP का फॉर्मूला लिखना आ गया सबको? यस मैम। अब सपोज हमें इस क्वेश्चन में बिल्कुल स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स तो लेने पड़ेंगे ना। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स क्या हैं वो तो हमें लगाने पड़ेंगे ना, ये तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। चलिए यहां तक क्लियर हो गया। अब देखिए इधर, हम सबसे पहले AB टाइप के सॉल्ट का सॉल्यूशन ले रहे हैं। सपोज AB सॉल्ट का कुछ पार्ट सॉल्यूशन में डिसॉल्व हुआ, सपोज इसकी सॉल्युबिलिटी S मोल्स पर लीटर है। If solubility of AB type of salt is S moles per liter, उसका मतलब क्या है? AB जो सॉल्यूशन में डिसॉल्व होगा वो S मोल्स पर लीटर डिसॉल्व होगा और उससे आयन भी कितने बनेंगे, क्योंकि डिसॉल्व वही हो रहा है जो आयनाइज हो रहा है। दिस विल बी S मोल्स पर लीटर, दिस विल आल्सो बी S मोल्स पर लीटर। So what will be KSP? S square. KSP will be S square. और अगर KSP दिया होता तो S निकाल सकते थे, रूट ऑफ KSP। ये फॉर्मूला आएगा when we have AB type of salt. अब ये रिलेशन अगर AB2 टाइप का सॉल्ट होता तो क्या होता? अगर इसकी सॉल्युबिलिटी S मोल्स पर लीटर है तो ये S और ये देगा 2S। KSP will be S into 2S square हो जाएगा ना। कंसंट्रेशन ऑफ A into कंसंट्रेशन ऑफ B raised to power 2। अब बताइए क्या फॉर्मूला हो गया ये? 4S cube. So in every type of salt, this last relation between KSP and S will be different. Stoichiometry पे डिपेंड करेगा। मुझे बताओ ये पॉइंट क्लियर हुआ?
यस मैम। यस मैम। जैसे कि अगर मान लो Ag2SO4 होता, या सिल्वर क्रोमेट होता, तो हम ये रिलेशन लगाते ना। वैसे ये रिलेशन A2B में भी यही आएगा ना। यस मैम। सॉल्ट चाहे A2B हो या AB2 हो, हमारा लास्ट रिलेशन सॉल्युबिलिटी और KSP का यही आने वाला। और यहां से अगर हम सॉल्युबिलिटी का रिलेशन निकालते तो क्या आता? S विल बी 1/4 KSP और इसका क्यूब रूट, दिस विल बी क्यूब रूट, या इसको लिख देते हैं हम raised to power 1/3 अब मुझे बताइए, अगर फॉर्मूला है AB3 तो क्या आएगा? लिख के देखो, फॉर्मूला इज AB3, 9s cube. AB3 फॉर्मूला है, A+3 आएगा ना, क्योंकि AB3 है तो A पर चार्ज +3 होगा और B -3। अब बताओ 9 आया 27 आया? ये S है और ये 3S है, और हमारे KSP, इसलिए जल्दबाजी नहीं करनी है। So concentration of A is S and concentration of B is 3S raised to power 3. तो 27S4 हो गया। So you should know how to derive this formula. कोई भी फॉर्मूला आ सकता था। अब A2B3 होता तो देखना जरा क्या था। A2B3 पहले तो मुझे बताओ, ये आयन चार्ज लिखना आ गया ना सबको। 2A है जिस पर चार्ज है +3 और 3B है जिस पर चार्ज है -2। टोटल चार्ज शुड बी बैलेंस्ड। इफ इट इज S, इट इज 2S एंड इट इज 3S, और ये 2S का स्क्वायर और ये 3S का क्यूब। 2 raised to power 2 and 3 raised to power 3, 27 into 4, 108 हो गया। 108S5 is KSP. So ये पहला स्टेप हमने जो इसमें पहला पार्ट हमने किया था, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन KSP एंड सॉल्युबिलिटी। अब एक क्वेश्चन जरा लिखना है इस पे। नहीं, S है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट विच इज प्रेजेंट इन सोल्यूशन, या कह सकते हैं S इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्ट, मतलब कितना सॉल्ट के आयन सोल्यूशन में डिसॉल्व हुए। हाँ, अगर मान लो सॉल्युबिलिटी यहाँ पर दे रखी है 0.01 मोलर, इसका मतलब इस सॉल्ट का 0.01 मोल पर लीटर डिसोसिएट हुआ और डिसॉल्व हुआ। हाँ, जो डिसोसिएटेड वही है जो डिसॉल्व है। अब एक क्वेश्चन लिखिए, zirconium +4 form a salt with phosphate. What will be relation of solubility and KSP in saturated solution of zirconium phosphate? Zirconium phosphate. सबसे पहले तो फॉर्मूला लिखो इसका। फॉस्फेट पर -3 चार्ज है और जिरकोनियम पर +4 चार्ज। So formula is Zr3PO44, 3 zirconium and 4 phosphate ion. 6912. So 3 raised to power 3, 4 raised to power 4 और S की पावर 7। तो देखा
हमें ये रिलेशन रटा नहीं लगाना है, जो फॉर्मूला सामने है डिराइव कर लो, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये तो एक बहुत ही हाईएस्ट लेवल पर चला गया बस सिंपल से सॉल्व के लिए। सो फर्स्ट स्टेप हमारा ये हुआ KSP और S का रिलेशन निकालना। क्लियर? दूसरे टाइप के क्वेश्चन क्या आते हैं कि मान लीजिए हमने सिल्वर का कोई सॉल्ट लिया, क्लोराइड का कोई सॉल्ट लिया, मिक्स किया, AgCl बना। AgCl स्पेरिंगली सॉल्युबल है। तुमने मोल कॉन्सेप्ट में किया तो तुम सारा ही प्रेसिपिटाइज कर देते थे, है ना, क्योंकि जो सोल्यूशन में बचता है बहुत कम है। तो अगर हमें कितना सोल्यूशन में बचा वो निकालना है, या हमें यही चेक करना है कि क्या ये सैचुरेटेड सोल्यूशन है भी है या नहीं। मान लो हमने Ag आयन बहुत ही कम लिए, क्लोराइड आयन बहुत कम लिए, जब इतने कम आयन सोल्यूशन में प्रेजेंट है तो सैचुरेशन पॉइंट आया ही नहीं होगा। तो वेदर देयर इज सैचुरेशन और नॉट, ये चेक करना हो, या हमें यही पता लगाना हो कि हमने एक सिल्वर का सॉल्ट लिया, एक क्लोराइड का सॉल्ट लिया, मिक्स किया, क्या हमें प्रेसिपिटेट मिलेगा या नहीं। तो प्रेसिपिटेशन की कंडीशन क्या है? तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, हाउ टू फाइंड कंडीशन ऑफ प्रेसिपिटेशन। व्हाट इज द कंडीशंस फॉर प्रेसिपिटेशन? जैसे कि हमें दिया हो, सपोज एक एग्जांपल के साथ बताती हूं मैं। सपोज अ सॉल्यूशन हैव सिल्वर आयन 10 raised to power -6 and chloride ion 10 raised to power -7। एक सॉल्यूशन में इतने सिल्वर और इतने क्लोराइड आयन है। If KSP of AgCl is 10 raised to power -10, will you get precipitate? Precipitate of AgCl. Will you get precipitate of AgCl? अब सुनिए ध्यान से, एक क्वेश्चन बता देती हूँ। अभी हम कर रहे हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, थोड़ा जल्दी आया करो, जिसमें हम किसी स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट को सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं तो वहां सैचुरेशन पॉइंट पर एक इक्विलिब्रियम मिलता है। हमने देखा कि AgCl के सैचुरेशन पॉइंट के लिए जो प्रोडक्ट है सिल्वर आयन और क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट वो KSP के बराबर होना चाहिए। अगर ये आयंस का प्रोडक्ट KSP से कम है तो इसका मतलब अभी इक्विलिब्रियम को और इधर जाना है। अगर KSP के बराबर है तब ये इक्विलिब्रियम आ चुका है, प्रेसिपिटेट नहीं है। ये सैचुरेशन वाला स्टेज है, सैचुरेशन पॉइंट पर तो हमें प्रेसिपिटेट नहीं मिलता। प्रेसिपिटेट कब मिलेगा? जब ये आयंस की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट उसके KSP से ज्यादा हो जाए। नहीं कि अगर सॉल्यूशन में AgCl और सिल्वर आयन और क्लोराइड आयन की जितनी मैक्सिमम कंसंट्रेशन आ सकती है उससे भी ज्यादा सिल्वर आयन हमने बाहर से डाल दिए तो दिस इक्विलिब्रियम विल बी शिफ्टेड टू बैकवर्ड, है ना। अगर इस सॉल्यूशन में सिल्वर आयन और क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन जितनी मैक्सिमम होनी चाहिए थी उस इक्विलिब्रियम पर, उससे भी ज्यादा हमने बाहर से डाल दिए, तब क्या होगा? एक्स्ट्रा आयंस विल कंबाइन एंड दिस रिएक्शन विल बी शिफ्टेड टू बैकवर्ड डायरेक्शन, और जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो प्रेसिपिटेट में चेंज हो जाएगा। सो वेदर यू विल गेट प्रेसिपिटेट और नॉट, उसके लिए तुम्हें क्या करना था? यू हैव टू कंपेयर KSP विद द आयनिक प्रोडक्ट। इफ आयनिक प्रोडक्ट is equal to KSP, if ionic product is less than KSP, no precipitate will appear। मुझे बताओ ये पॉइंट क्लियर हुआ? क्योंकि दोनों ही केसेस में AgCl अभी और डिसॉल्व होने वाला है, वो तो मैक्सिमम डिसॉल्व होने के बाद जब एक्स्ट्रा आएगा दैट विल प्रेसिपिटाइज। सो प्रेसिपिटेशन इज पॉसिबल only if ionic product exceed from solubility product। Precipitation is possible only if the ionic product is more than the solubility product। अब मुझे बताओ आयंस का प्रोडक्ट कितना आ रहा है? हितेश जस्ट अ मिनट।
अगर ये है 10⁻⁻13, जबकि होना कितना चाहिए था 10⁻⁻10, स्टिल इट रिक्वायर मोर, अभी तो और डिसॉल्व होने की जरूरत है, तो प्रेसिपिटेट तो नहीं मिलने वाला ना, नो प्रेसिपिटेशन. So this is the method to find whether you will get precipitate or not. AgCl बन जाएगा पर precipitate नहीं बनेगा. क्यों? स्टिल जितना AgCl है वो इतना कम है, वो सारा का सारा सोल्यूशन में डिसॉल्व हो जाएगा, क्योंकि एक कंपाउंड सोल्यूशन में कब तक डिसॉल्व हो सकता है, जब तक कि उसके आयंस की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट उसके KSP कांस्टेंट के बराबर नहीं पहुंच जाता, और अभी तो ये उससे कम है. सो इट रिक्वायर मोर सिल्वर आयन, तो अभी तो और सिल्वर डिसॉल्व किए जा सकते हैं. तो प्रेसिपिटेशन की कंडीशन क्या हुई? Precipitation will be possible only if ionic product is more than solubility product, or solubility product KSP is a constant value for that salt at given temperature. जैसे हर रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फिक्स होता है एक टेम्परेचर पर, उसी तरह से KSP की भी एक फिक्स्ड वैल्यू है एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर. हमें आयंस को ऐड करना है, क्योंकि इक्विलिब्रियम इज डायनामिक. आयंस को ऐड करके वापस AgCl बनना वैसे भी अचीव हो सकता है, या AgCl को डिसॉल्व करके भी अचीव हो सकता है. मुझे बताओ ये क्लियर हुआ? हाँ, आप पूछो हितेश, क्या पूछना है? मैम जो हम कह रहे हैं कि आयन सॉरी रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, मतलब कि जो हमने डिसॉल्व किया उसके और ज्यादा आयन बनेंगे. हाँ, बात ये है कि जरूरी नहीं है कि सिल्वर और क्लोराइड हमें AgCl से मिले, किसी और सॉल्ट से भी तो मिल सकते हैं. हाँ, मतलब उसमें इसका मतलब ये भी हुआ ना कि जैसे उसके और ज्यादा आयन बनेंगे और इसके इसीलिए हम उसमें और ज्यादा डिसॉल्व कर सकते हैं. बिल्कुल, और ज्यादा डिसॉल्व कर सकते हैं. इसका मतलब प्रेसिपिटेट तो होगा ही नहीं, जितना डालेंगे वो सारा इक्विलिब्रियम में ही आ जाएगा. प्रेसिपिटेट तो तब बनेगा जब हमारे पास जितने आयन सोल्यूशन में होने चाहिए थे उससे ज्यादा हो गए. उससे ज्यादा होने पर इक्विलिब्रियम बैकवर्ड जाएगा, और बैकवर्ड जाएगा मतलब एक्स्ट्रा सॉल्ट विल बी प्रेसिपिटाइज. अब जैसे क्वेश्चन लिखिए. और हम तो ये हमेशा प्रेसिपिटाइज ही होगा? हमेशा मतलब क्यों होगा? अभी नहीं, क्या हो रहा है मतलब जब सिचुएशन? ज्यादा नहीं, जब ज्यादा हो गया ये जो भी आयनिक प्रोडक्ट ज्यादा हो गया तब ये तभी होगा ना प्रेसिपिटाइज होगा ही हाँ, होगा. होगा ही होगा. मान लो ये 4 Okay. और ये 4 होता, मान लो दोनों आयन 4 होते, तो ये प्रोडक्ट क्या हो जाता 10⁻⁸, जबकि हमारा ज्यादा है ना. KSP तो 10⁻⁻10 है. तो KSP इज लेस, आयंस आर मोर, तो एक्स्ट्रा आयन क्या होंगे, वो कंबाइन हो जाएंगे तब तक जब तक कि ये प्रोडक्ट किसके बराबर ना पहुंच जाए, 10⁻⁻10 के बराबर ना पहुंच जाए. ओके मैम. हाँ हाँ, वो सब कुछ निकाला जा सकता हम जो है. हाँ सॉल्युबिलिटी बिल्कुल. प्रोडक्ट है, हाँ, जो ये भी अकेले टेम्परेचर पे डिपेंड करता है. हर तरह का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, हर तरह का. ओके मैम. तो ये भी तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही है ना. यस मैम. मैम अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं और सॉल्ट डिसॉल्व हो रहा है, इसका मतलब नया इक्विलिब्रियम आ जाएगा. हाँ बोलो, जल्दी बोलो. वो मैम यही पूछना था टेम्परेचर वाला. अब जैसे कि लिखे क्वेश्चन, predict whether a precipitate appears or not, or predict precipitation of salt on mixing Na2SO4 solution of concentration 10⁻³ molar and barium chloride solution on mixing equal volume कर लो, on mixing equal volume of sodium sulfate solution 10⁻³ molar and barium chloride solution 10⁻⁻4 molar. If KSP of barium sulfate, क्योंकि दोनों की रिएक्शन से बेरियम सल्फेट बनेगा which is sparingly soluble, KSP of barium sulfate is 10⁻⁻8. सबसे पहले हमें सॉल्यूशन में कौन से आयन की कंसंट्रेशन चाहिए, सल्फेट की, और दूसरी किसकी, बेरियम की. हमें तो यही चेक करना है ना कि क्या KSP और आयनिक प्रोडक्ट में क्या रिलेशन है, आयनिक प्रोडक्ट ज्यादा है या कम है. सो सबसे पहली चीज जो तुम्हारे दिमाग में आनी चाहिए थी कि जब हम सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को मिक्स कर रहे हैं, इक्वल वॉल्यूम मिक्स कर रहे हैं, तो फाइनल स्टेप में वॉल्यूम विल बी डबल. ओरिजिनल कंसंट्रेशन है 10⁻³ जिसका वॉल्यूम है V,
When after mixing total volume is 2V, then what will be the final molarity of sodium sulfate in the solution? है ना, तो ये half हो जाएगी, half into 10⁻³ This will be the concentration of sodium sulfate as well as the concentration of sulfate, क्योंकि सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन में उतने ही सल्फेट आयन देने वाला है. अगर हमें दिया होता इन द आफ्टर मिक्सिंग ये कंसंट्रेशन है, फिर तो बात ही कुछ और थी. बट यहाँ तो हमने क्या किया, ओरिजिनल सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन दी हुई थी, है ना. तो आफ्टर मिक्सिंग वॉल्यूम चेंज होने पर कंसंट्रेशन चेंज हो जाती है. इसी तरह से बेरियम की ओरिजिनल कंसंट्रेशन 10⁻⁴ थी व्हेन वॉल्यूम वाज V, but after mixing when volume is double, molarity will be half of the original concentration. जो बेरियम क्लोराइड की concentration, that will be the concentration of barium ion also. So तुम्हारे पास इस solution में बेरियम आयन और सल्फेट आयन की concentration आ गई, और अब हम इन्हीं का आयनिक प्रोडक्ट निकालेंगे फॉर्मूले के हिसाब से. बेरियम आयन और सल्फेट आयन which we are having after mixing. Barium ion is 1/2 into 10⁻⁴, and sulfate ion is 1/2 into 10⁻⁻3. This is 1/4 into 10⁻⁷. Or you can say it is 0.25 into 10⁻⁷. या कह सकते हैं 2.5 into 10⁻⁻8. ये 2.5 into 10⁻⁸ है, जबकि ये सिर्फ 10⁻⁸ है. विच इज मोर? आयनिक प्रोडक्ट इज आयनिक मोर. प्रोडक्ट. आयनिक प्रोडक्ट. तो आयनिक प्रोडक्ट इज मोर देन KSP, प्रेसिपिटेट बनेगा. आयनिक प्रोडक्ट इज मोर देन KSP. तो जो एक्स्ट्रा आयन थे 2.5 मोलर के इक्विवेलेंट जो आयंस थे, they will precipitize. So this is the method how to predict whether we'll get precipitate or not. So sometimes it happens that compound will be formed, but even though it will not be precipitized, because concentration of ion is too less in solution for precipitation. यहाँ तक clear हुआ? सेकेंड टाइप के क्वेश्चन ऐसे आते हैं, हाउ टू प्रेडिक्ट वेदर सॉल्ट विल प्रेसिपिटाइज और नॉट. क्लियर? थर्ड टाइप के क्वेश्चन इसमें आते हैं कॉमन आयन इफेक्ट पर. हाँ बोलो. बोलो. आयोनिक प्रोडक्ट इसमें ज्यादा हम कह रहे हैं. ये देखो ये है. हाँ हाँ बोलो. ये 2.5 की वजह से ज्यादा कह रहे हैं ना ऐसा. हाँ बिल्कुल. 2.5 into 10⁻⁸ और ये 10⁻⁸, so it is more. ओके ठीक है. सो यहाँ तक हो गया सबका. चलिए कॉमन आयन इफेक्ट एंड सॉल्युबिलिटी. कॉमन आयन इफेक्ट एंड सॉल्युबिलिटी. हमने सॉल्ट लिया और उसको सॉल्यूशन में डाला. अगर उसमें ऑलरेडी आयन प्रेजेंट होते तो इसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है या कम होती? कम होती ना. अगर हमारे सॉल्यूशन में ऑलरेडी K पॉजिटिव पड़ा होता या B नेगेटिव आयन पड़ा होता तो इसमें AB की सॉल्युबिलिटी कम होती, बिकॉज इन दैट केस दिस इक्विलिब्रियम विल बी शिफ्टेड टू बैकवर्ड डायरेक्शन. ये वही केस है जैसे वाटर है, वाटर को एसिडिक मीडियम में डालें तो वाटर का डिसोसिएशन और भी कम हो जाता है कॉमन आयन इफेक्ट से, और उससे उसकी सॉल्युबिलिटी भी कम हो जाती है. तो पहला पॉइंट हमें पता चल गया दैट solubility of salt decreases in presence of a common ion in solution. Which is based on Le Chatelier's principle. Which is based on Le Chatelier's principle.
पहले बताओ, कॉमन आयन इफेक्ट पहले भी किया था हमने। कॉमन आयन का मतलब जब भी कहीं प्रोडक्ट वाले आयन सॉल्यूशन में प्रेजेंट होते हैं तो लीचडरे प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है। बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होने का मतलब अब ये कम डिसॉल्व होता है। कम डिसॉल्व होता है मतलब इसकी सॉल्युबिलिटी कम होती है। हाँ, यस, एनी वन ऑफ द आयन कैन बी प्रेजेंट, आइदर ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव, कुछ भी प्रेजेंट हो सकता है। अब इसी पर तुम्हें बताती हूँ किस तरह से सॉल्युबिलिटी कम होती है और क्या कैसे फाइंड करेंगे सॉल्युबिलिटी अंडर दिस सिचुएशन। सबसे पहला पॉइंट लिखो, फाइंड solubility of AgCl in pure water. Second, in presence of 0.1 molar silver nitrate. और तीसरा है in presence of 0.2 molar NaCl solution. Find solubility of AgCl in pure water in 0.1 molar silver nitrate and 0.2 molar NaCl solution. If its Ksp is 10 raised to power minus 10. Ksp of AgCl is 10 raised to power minus 10. सबसे पहले हम बात करते हैं प्योर वाटर की, when there is no common ion. बताइए जरा क्या होगी सॉल्युबिलिटी? 10 raised to minus 5. बिल्कुल 10 raised to power minus 5. Ksp 10 raised to minus 10 था। ये है solubility in pure water. सिंपल है। सेकेंड केस पे आते, जब हमने AgCl को डिसॉल्व किया एक ऐसे सॉल्यूशन में जिसमें ऑलरेडी 0.1 मोलर सिल्वर आयन है, मान लीजिए इसमें इसकी सॉल्युबिलिटी S1 है, तो अब सिल्वर आयन कितने हो गए? S1 plus 0.1. S1 plus 0.1 और ये हो गया S1। बट इन दोनों का आयंस का प्रोडक्ट इज स्टिल 10 raised to minus 10, Yes, ma'am. है ना? आयनिक प्रोडक्ट तो चेंज नहीं होता जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है उसमें। Ksp is 10 raised to minus 10। सिल्वर आयन कितने हैं? S1 plus 0.1। क्लोराइड आयन कितने हैं? S1। अब तुम देखो, जब कॉमन आयन नहीं था तब भी 10 raised to minus 5 थे। अब तो कॉमन आयन में S1 विल बी लेस देन 10 raised to minus 5। 10 raised to minus 5 से भी कम है, और उसमें जब हम ऐड कर रहे हैं 0.1 तो दिस सम विल बी नियरली इक्वल टू 0.1। S1 plus 0.1 is nearly equal to 0.1 as S1 is 2 less। जब हम ऐड या सबट्रैक्ट करते हैं और ऐड होने वाली वैल्यू बहुत ही कम है तो हम उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं ना? मुझे बताओ, ये पॉइंट क्लियर हुआ? Yes, सो ma'am. यहाँ पर हम 0.1 into S1 लिख सकते थे। और मुझे बताओ जरा S1 क्या आया? 10 raised to power minus 9। Yes, ma'am. हो गया ना कितना कम? 0.1 मोलर सिल्वर आयन की प्रेजेंस में इसकी सॉल्युबिलिटी और भी कम हो गई। 10 raised to minus 9 होगी 10 raised to minus 5 से। और तुम देख रहे हो जितना ये कॉमन आयन ज्यादा होता जाएगा उतनी इसकी सॉल्युबिलिटी और भी कम होती जाएगी। तो इस केस में तो और भी कम होने वाली है। ये वाला जो क्वेश्चन पार्ट था सेकंड वाला, किसको समझ में नहीं आया? मैम S1 कॉमन आयन की वजह से कम है ना? हाँ बिल्कुल, कॉमन आयन की वजह से कम। इसमें था कि अगर हम 0.1 में ऐड करें 0.0001 मतलब 10 to minus 5 भी ऐड कर दें तो क्या इस वैल्यू की कोई इंपॉर्टेंस है? 0.10000001 that can be neglected, तो this value is nearly equal to 0.1। तो वही किया हमने।
आगे से में अब जरा तीसरे केस में निकाल के देखते हैं। 5 × 10⁻10। और भी कम आने वाली है। देखिए AgCl, सिल्वर आयन, क्लोराइड आयन, suppose it is S2 plus 0.2 and this will be S2. KSP will be S2 plus 0.2 into S2. ये 10⁻10, this can be 0.2 into S2. मैम क्लोराइड में नहीं 0.2 ऐड होगा? Yes, हाँ ma'am. सॉरी, हाँ क्लोराइड में ऐड होगा। ये S2 है और ये 0.2 प्लस S2 है। दिस इज S2 0.2 प्लस S2 और ये S2 into 0.2 हो गया और S2 will be 10⁻10 by 0.2 which is half into 10⁻⁻9। तो पहले से भी कम होगी ना? क्यों हुई? बिकॉज यहाँ क्लोराइड आयन, कॉमन आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। सो मोर द कंसंट्रेशन ऑफ कॉमन आयन, लेस विल बी द solubility. More the concentration of common ion, less will be its solubility. अगर क्लोराइड आयन भी 0.1 होता तो उसमें solubility सेम होती। अगर यहाँ पर क्लोराइड आयन हमारा 0.1 ही होता तो इन दोनों केसेस में solubility सेम होती। क्लियर? अब जैसे कि मान लीजिए हमें ऐसे पूछा जाए, ये स्लाइड होगी सबकी? Yes, ma'am. मान लीजिए हमें दे रखा हो solubility of AgCl. In pure water, it is S1. In 0.2 molar silver nitrate, it is S2. 0.2 molar calcium chloride, it is S3. So what is the relation between S1, S2, S3? क्या सेकेंड और थर्ड में सेम होगी? यस, Cl Yes, के ma'am. कैल्शियम क्लोराइड है ना, तो क्लोराइड आयन कंसंट्रेशन विल बी 0.4, S3 सबसे कम होगा। तो रिलेशन क्या हुआ? S1, S2, S3। मैम S1 S2 और S3 इक्वल नहीं होंगे? S1 प्योर वाटर है, S2 में 0.2 मोलर सिल्वर आयन है, S3 में क्लोराइड आयन डबल है ना, Yes, ma'am. CaCl2 डबल क्लोराइड आयन दे रहा है, तो 0.2 मोलर कैल्शियम क्लोराइड विल गिव 0.4 मोलर क्लोराइड आयन। Yes, ma'am. हो गया? सो मोर द कॉमन आयन, concentration of common ion, less will be its solubility. अब हम एक ऐसा सॉल्ट लेते हैं जिसके कैटायन एंड आयन के स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट अलग अलग। We are taking silver chromate. Its KSP is 4 into 10⁻⁻12. Find solubility first in pure water, second in 0.1 molar silver nitrate and 0.1 molar sodium chromate. Find solubility in water, पहला case. In water, in 0.1 molar silver nitrate, in 0.1 molar sodium chromate, Na2CrO4. पहले तो इसका इक्विलिब्रियम लिखते हैं। It gives 2 silver ion and 1 chromate ion. And 10⁻². मैम 2 into 10⁻6। अच्छा, कैलकुलेट करो जरा। ये S है, ये 2S है और ये S है।
क्या रिलेशन है इसका? 4s क्यूब 4s क्यूब। 4s क्यूब। तो प्योर वाटर में तो 4s क्यूब फॉर्मूला लगाया हमने, KSP था 4 × 10⁻⁻12, 4 10⁻⁻4 कैंसल। अब इसका अगर हम क्यूब रूट लेंगे तो S क्या आ जाएगा? 10⁻⁻4 मोलर। यस मैम। तो ये तो आया 10⁻⁻4। हाँ, पता चला? यस मैम। अब देखते हैं हम फर्स्ट केस में क्या होगा, सेकेंड वाला, जब कॉमन आयन सिल्वर आयन। बिल्कुल तरीके से करो, कोई जल्दबाजी नहीं है। ऑलवेज राइट दिस इक्वेशन, कभी भी इमेजिन मत करना, फिर मिस्टेक होगी। इस तरह का अगर कोफिशिएंट अलग अलग है ना, पूरा प्रॉपर रिएक्शन लिख के देख लेना, कोई टाइम नहीं लगता। सपोज इट इज S1, 2s1 सिल्वर आयन और ये S1 क्रोमेट आयन, बट सिल्वर आयन पहले से पड़ा हुआ है, प्लस 0.1। और 2s1 plus 0.1 is nearly equal to 0.1. 0.1 is even more than 10⁻⁻4. So what is KSP? Silver ion concentration square and chromate ion concentration. और silver ion concentration is now 0.1 square. जिसका इफेक्ट स्क्वायर से हो रहा है। क्रोमेट आयन कितने हैं? S1 और KSP है 4 × 10⁻⁻12। ये 0.01 S1. So what is S1? 4 × -10. तुम देख रहे हो सॉल्युबिलिटी कितनी कम हो गई है। थर्ड केस में सॉल्युबिलिटी सेम नहीं आने वाली ना, क्योंकि इस बार क्रोमेट आयन जिसका कोफिशिएंट 1 है वो कॉमन है। तो जब हमारे सॉल्ट के दोनों आयंस के स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट डिफरेंट हो, तो दोनों की सेम कंसंट्रेशन होने पर भी सॉल्युबिलिटी में इफेक्ट डिफरेंट नजर आएगा। अभी मैं इसका कंक्लूजन क्या है तुम्हें खुद पहले कैलकुलेट करने के बाद बताऊंगी। अब थर्ड केस में क्या होगा? दिस इज सिल्वर क्रोमेट विच गिव्स सिल्वर आयन प्लस क्रोमेट आयन। इस बार इसकी सॉल्युबिलिटी अगर S2 है तो 2s2 सिल्वर आयन और S2 plus 0.1 क्रोमेट आयन। इस बार जो ऐड करेंगे वो क्रोमेट में करेंगे और ये आ जाएगा KSP 4 × 10⁻⁻12। सिल्वर आयन इज 2s2 square but chromate ion is 0.1. S2 plus 0.1 is nearly equal to, sorry, S2 plus 0.1 is nearly equal to 0.1. अब देखिए ये क्या हो गया, 4s2 square 10⁻⁻11. 4 cancel. S2 will be root of 10⁻⁻11. 10⁻5.5 -5.5 के अराउंड आ जाएगा। सेकेंड वाले से थर्ड की सॉल्युबिलिटी ज्यादा थी ना, तुम्हारी सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर क्या हुआ? मैक्सिमम इन प्योर वाटर, देन थर्ड, देन सेकेंड। यस मैम। तो कंक्लूजन क्या निकला? उस सॉल्ट का कॉमन आयन इफेक्ट, उस आयन का कॉमन आयन इफेक्ट ज्यादा होता है विच है मोर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। सिल्वर आयन के स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 थे, तो इसके कॉमन आयन का इन्फ्लुएंस सॉल्युबिलिटी पर सबसे ज्यादा हुआ। कॉमन आयन सॉल्युबिलिटी कम करता है, सिल्वर आयन की से सॉल्युबिलिटी बहुत कम हुई, तो इन्फ्लुएंस ऑफ दैट आयन टू डिक्रीज सॉल्युबिलिटी विल बी मोर व्हिच हैव मोर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इन द सॉल्ट। मुझे बताओ ये रिजल्ट समझ में आया? यस मैम। लेकिन गिवन सॉल्ट के लिए यस। So effect of that ion, that common ion, to decrease solubility will be more which have more stoichiometric coefficient.
तो सिल्वर क्रोमेट में अगर हम सिल्वर और क्रोमेट आयन की कंसंट्रेशन बराबर भी ले लेते तो भी सिल्वर आयन में सॉल्युबिलिटी और भी कम होती। मैम मैम अगर क्रोमेट आयन के भी कॉमन आयन में 2 होता स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट तो मैम उसकी इक्वल होती, फिर बराबर हो जाती अगर ऐसा होता तो। ओके मैम। तो तब तो फॉर्मूला ही अगर दोनों की सेम आ रही है फिर तो फॉर्मूला ही सेम हो जाएगा ना, एबी टाइप हो जाएगा। अब जैसे सिल्वर कार्बोनेट है तो वहां भी सिल्वर के 2 कोएफिशिएंट है, इसलिए सिल्वर की कंसंट्रेशन और कार्बोनेट की कंसंट्रेशन हम सेम भी ले लेते तो भी सिल्वर के केस में सॉल्युबिलिटी और कम होती, कॉमन आयन का इफेक्ट वहां और भी ज्यादा होता। हाँ वो तो हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं ना, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, वहां इक्विलिब्रियम ही नहीं है ना। अगर एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है दैट विल बी फुली डिसोसिएटेड, देयर विल बी नो इक्विलिब्रियम। तो कॉमन आयन इफेक्ट तो तभी आएगा ना इफ देयर इज सम इक्विलिब्रियम, जब हमारे पास सॉल्ट प्लस आयन दोनों प्रेजेंट हो। अगर सिर्फ आयन ही प्रेजेंट है तो फिर तो कोई इन्फ्लुएंस ही नहीं होगा ना। इफ देयर इज नो इक्विलिब्रियम नो कॉमन आयन इफेक्ट, राइट। ये सारे स्पेरिंगली सिल्वर के सारे सॉल्ट स्पेरिंगली सॉल्युबल है एक्सेप्ट सिल्वर नाइट्रेट। फिर अभी बताती हूँ आगे, अगला स्टेप देखो, साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी। साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी, अगर हमारे पास एक सॉल्यूशन में 2 स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट का इक्विलिब्रियम है, if a salt having a mixture having 2 sparingly soluble salt having 1 common ion, a saturated solution of 2 salts, saturated solution of 2 salts with common ion, ऐसे में क्या होगा, एक सॉल्ट दूसरे सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी को कम कर देगा अपना कॉमन आयन देके। सो सॉल्युबिलिटी ऑफ बोथ द सॉल्ट्स will decrease due to common ion effect. इसको simultaneous solubility कहते हैं। Solubility of both the salt will decrease and this is called simultaneous solubility. ये टर्म मैंने केमिकल इक्विलिब्रियम में भी बताई थी, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। एक ही सॉल्यूशन में कई तरह की इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास AgCl और AgBr दोनों एक ही सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ AgCl एंड AgBr, they are present in the same solution और दोनों में एक आयन कॉमन है। सपोज इसका KsP है 10⁻⁻10 और इसका KsP है 10⁻⁻12। तो ये 2 इक्विलिब्रियम, हाँ ये 2 इक्विलिब्रियम एक ही सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, बट दोनों की सॉल्युबिलिटी अलग अलग होगी कि दोनों के KsP अलग अलग है। क्या तुम बता सकते हो इन दोनों में से कौन थोड़ा सा ज्यादा सॉल्युबल होगा? AgCl होगा ना, उसका KsP ज्यादा है। यस मैम। तो सपोज इसकी सॉल्युबिलिटी है S1 और इसकी सॉल्युबिलिटी है S2, तो यहाँ से क्लोराइड आयन मिलेंगे S1, ब्रोमाइड आयन मिलेंगे S2, बट सिल्वर आयन कितने मिलेंगे? S1 plus S2। S1 plus S2, वेरी गुड। अब फर्स्ट वाला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर हम लिखें, फर्स्ट और सेकंड के KsPs का अगर हम रेशियो ले लें, KsP1 by KsP2, सिल्वर आयन कैंसिल हो जाएगा ना? Yes. Will be chloride ion by bromide ion.
यस मैम। मतलब S1 by S2 यही होगा। ये 10⁻⁻10 है, ये 10⁻⁻12 है, S1 by S2, और ये रेशो क्या आ गया 100। S1 is 100 times that of S2. मुझे बताएं यहां तक क्लियर हुआ? यस मैम। तो अब हम आते हैं हाउ टू फाइंड S1। अब दोनों में से कोई एक इक्विलिब्रियम ले लो और वहां पर S1 की जगह 100 S2 लगा दो। S1 की जगह 100 S2 लगा। जैसे सेकंड वाला इक्विलिब्रियम लेते हैं, KSP 10⁻12 है, S1 प्लस S2 को हम क्या लिखेंगे? S1 प्लस, या तो S1 की जगह 100 S2 लगा देते, 100 S2 प्लस S2 है ना, 101 S2 हो गया, एंड दिस इज S2। तो ये आ जाएगा 101 S2 स्क्वायर, 101 S2 स्क्वायर। 101 S2 स्क्वायर से ये 10⁻⁻14 हो गया ना अप्रोक्सीमेटली। 10⁻12 by 100, 10⁻14 S2, तो S2 क्या हो गया 10⁻7 अप्रोक्सीमेटली। अब S2 अगर 100 and 10⁻7 है, S1 क्या हुआ 10⁻5। -5। तो देखिए हमने इस सॉल्यूशन में ये वैल्यूज निकाल ली। S1 पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, वो तो वैसे भी इतना ही आ रहा था, पर S2 पे तो फर्क पड़ा ना, जो फॉर्मूले से निकालते हैं उससे अब डिफरेंट है। तो सेकंड वाले की सॉल्युबिलिटी कम हो गई ना। अगर हम KSP के फॉर्मूले से निकालते हैं 10⁻6 आती, अभी कितनी आ रही है 10⁻7। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी। हाँ, बट अदरवाइज जिसका KSP कम है ना, उस पे इस सॉल्युबिलिटी में डिक्रीज का इन्फ्लुएंस ज्यादा होगा, क्योंकि ये जो AgBr की सॉल्युबिलिटी कम है, तो इस पे इसका इन्फ्लुएंस भी ज्यादा होगा। मुझे बताओ यहां तक कुछ क्लैरिटी आई? एक क्वेश्चन और करवा दूं ऐसा, लिखो जरा साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी का क्वेश्चन और। मैम अभी आपने लास्ट में इन्फ्लुएंस वाली लाइन बोली थी, वो दोबारा बोल। जिसका KSP कम है ना, उस पे कॉमन आयन इफेक्ट ज्यादा हो रहा है ना। तुम खुद ही देखो 10⁻12 था, सॉल्युबिलिटी 10⁻6 आनी चाहिए थी, पर अभी जब हमने कैलकुलेट करके देखा तो 10⁻7 आई ना। फर्स्ट वाले पे उतना इफेक्ट नहीं पड़ा, पर सेकंड वाले पे ज्यादा पड़ा ना। जो बेचारा पहले से ही कम डिसोसिएटेड था, वो और भी कम होने लगा। राइट? यस मैम। अब जैसे एक और लिखिए, फाइन साइमल्टेनियस। जब भी साइमल्टेनियस लिखा हो ना, इसका मतलब बोथ द सॉल्ट्स आर इन द सेम सॉल्यूशन। फाइंड साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी ऑफ strontium sulfate and barium sulfate in aqueous saturated solution. Their KSPs are strontium sulfate का 10⁻13 है, barium sulfate का KSP है 6 into 10⁻14। दोनों की सॉल्युबिलिटी निकालिए। सपोज ये S1 है और ये S2 है। फाइंड S1 एंड S2, जल्दी से करके बताएं। S1 आता है 2.5 into 10⁻⁻7 और S2 आता है 1.5 into 10⁻⁻7। यस अब मैम। मुझे बताओ किसका ये करेक्ट आ रहा है? अभी ट्राई करना चाहते हो? कर लिया सबने एक बार? तुम्हारा क्या है आंसर? हाँ तुम बता कार्तिक है। हाँ हाँ, तुम्हारा क्या है देववीर, क्या नाम है?
हाँ हो गया ये। तो चलिए मैं एक बार बताती हूँ उसको कैसे करना था। स्ट्रोंशियम सल्फेट, स्टॉप टॉकिंग पीछे, स्ट्रोंशियम आयन, सल्फेट आयन और बेरियम सल्फेट गिव बेरियम आयन एंड सल्फेट आयन। सॉल्युबिलिटी S1, ये S1, S1, इसकी सॉल्युबिलिटी S2, ये S2, S1 प्लस S2, तो यहाँ भी S2 आ जाएगा। एंड व्हेन वी टेक रेशियो ऑफ KSPs ऑफ बोथ, तो फर्स्ट वाले का KSP 10⁻13, दूसरे का 6 × 10⁻14, एंड दिस रेशियो इज S1/S2, और यहाँ से ये रेशियो हमारा आ जाता है 10/6 या 5/3। अब सेकंड वाला इक्वेशन या कोई भी एक इक्वेशन लेकर ये वैल्यूज लगा दें। मान लो सेकंड वाले का इक्विलिब्रियम लिया हमने 10⁻⁻14, दिस इज बेरियम आयन कंसंट्रेशन विच इज H2, और यहाँ पर S1 की जगह S2 लगा दो। एंड व्हाट इज S2? 5/3 S2 प्लस S2 8/3 S2 स्क्वायर is 4 × 10⁻14। अब यहाँ इसको सॉल्व कर लो। ये 4 × 3 × 10⁻14/8, अच्छा सॉरी 6 है, हाँ ठीक है 6 है, इज S2। उसको सॉल्व करेंगे यही वैल्यू आएगी। ये 10⁻7 आ गया। अब रूट में 18/8 S2। ये अप्रोक्सीमेटली 1.5 × 10⁻7 ही आता है। मैम ये एग्जैक्टली 2.5 × 10⁻7 आ रहा है। पहले बताया, अब ये मेथड आ गया समझ में, साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी का कॉन्सेप्ट भी। अगर इसी तरह से हमें इसको थोड़ा सा पीएच के रेफरेंस में पूछा जाता तो क्या होता। एक क्वेश्चन और देखिए जरा, ये है, इफ silver nitrate is added to a solution having, if silver nitrate is added to a solution having 0.1 molar NaBr and 0.1 molar sodium sulfate, which precipitate appears first? Which precipitate, whether AgBr or Ag2SO4, appear first, or we can say which will precipitize first. Which precipitize first if KSP of AgBr 10⁻⁻12 and KSP of silver sulfate 4 × 10⁻⁻15. Which precipitate appears first? याद रखिए ये सॉल्यूशन है, इसमें हमारे पास NaBr और Na2SO4 है, और ऊपर से हम सिल्वर नाइट्रेट कॉन्टिन्यूअसली डालते जा रहे हैं। किसका प्रेसिपिटेट पहले आएगा? जिसको कम सिल्वर आयन चाहिए, है ना? जिसको कम सिल्वर आयन चाहिए वो पहले प्रेसिपिटाइज होगा। सो इट्स बेटर टू नो amount of silver ion required to precipitize both. फर्स्ट केस में AgBr डिसोसिएट होकर सिल्वर आयन और ब्रोमाइड आयन दे रहा है। ब्रोमाइड आयन हमें पता है क्या है, ये 0.1 मोलर इज टू मच एज कंपेयर टू द ब्रोमाइड आयन obtained from precipitation of AgBr, है ना? और ब्रोमाइड आयन तो एक्चुअली हमें पता ही है कितने हैं सोल्यूशन में, कितने पड़े हुए हैं, जो NaBr है 0.1, और ये सपोज सिल्वर आयन जो हम ऊपर से डाल रहे हैं, और इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होना चाहिए? KSP के बराबर 10⁻⁻12 होना चाहिए।
So silver ion required in first case is 10 raised to power minus 11. मतलब जब इसको 10 raised to power minus 11 मोलर सिल्वर आयन मिलेंगे तब ये प्रेसिपिटाइज होगा। अब दूसरे के लिए निकालते हैं कि ये कब प्रेसिपिटेशन शुरू करेगा। इसमें सल्फेट आयन 0.1 है, और इसका KSP था 4 into 10 raised to power minus 15। ये आ गया 4 into 10 raised to power minus 14 का रूट करो तब ये सिल्वर आयन। सो कितने सिल्वर आयन चाहिए इसमें? 2 into 10 raised to power minus 7। इसको सिर्फ 2 into 10 raised to power minus 7 चाहिए, और इस पहले वाले को तो बहुत ही कम चाहिए, 10 raised to power minus 11। तो जैसे हम इफ वी कीप ऑन एडिंग सिल्वर नाइट्रेट इन दिस सॉल्यूशन, तो सबसे पहले वो प्रेसिपिटाइज होगा जिसको बहुत थोड़े से सिल्वर आयन चाहिए, AgBr। So which will precipitize first? AgBr, because it required 2 less of silver ion for precipitation। और कह सकते हो कि जब Ag सिल्वर सल्फेट का प्रेसिपिटेशन स्टार्ट होगा, एट दैट टाइम तो सिल्वर ब्रोमाइड ऑलमोस्ट सारा ही प्रेसिपिटाइज हो चुका होगा, क्योंकि इफ वी कीप ऑन एडिंग सिल्वर नाइट्रेट तो सिल्वर आयन की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी, इक्विलिब्रियम बैकवर्ड जाता जाएगा। सो जब सिल्वर सल्फेट के प्रेसिपिटेशन का नंबर आएगा तब तक तो AgBr ऑलमोस्ट सारा ही प्रेसिपिटाइज हो चुका होगा सॉल्यूशन में। वो तो काफी बाद में होगा जब इसका भी प्रेसिपिटेशन शुरू हो जाएगा। सो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। AgNO3 किसी से रिएक्ट नहीं कर रहा, AgNO3 सिर्फ सिल्वर आयन दे रहा है, वो इनके इक्विलिब्रियम में आके जुड़ रहा है। इन दोनों ही इक्विलिब्रियम में सिल्वर आयन की कंसंट्रेशन तो सेम ही होगी, चाहे वो किसी से मिले, फर्स्ट से मिले या सेकंड से मिले। अब ऐसा ही क्वेश्चन इस तरह से हो सकता था, जैसे कि देखिए, फाइंड solubility of magnesium hydroxide in a buffer solution of pH, in a buffer solution of pH 8. If its KSP is 4 into 10 raised to power minus 10, minus 12 minus 9 कर लो। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड डिसोसिएट हुआ मैग्नीशियम आयन और OH आयन। मुझे बताओ, अगर इसका pH 8 था तो POH क्या था? 6। तो OH आयन कंसंट्रेशन क्या हुई? 10 minus 6। 10 minus 6। इसका मतलब इस सॉल्यूशन में OH आयन कंसंट्रेशन हमारे पास पता चल गई 10 minus 6। इसकी सॉल्युबिलिटी अगर S1 है तो ये S1 ये वाला देगा और 2S1 ये वाला देगा। ठीक है, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड 4 into 10 minus 9 है इसका KSP। दिस इज द मैग्नीशियम आयन कंसंट्रेशन S1। इसको हम नियरली 10 raised to power minus 6 स्क्वायर लिख सकते थे। अब देखिए मैग्नीशियम आयन कितने हो गए, 4 into 10 minus 9 by 10 raised to power minus 12। काफी ज्यादा हो गई सॉल्युबिलिटी। कितनी हो गई? 4 into 10 raised to power 3। क्योंकि 2OH है ना। हमने इसमें S1 को नेग्लेक्ट कर दिया ना, 2S1 को। 2S1 को नेग्लेक्ट कर दिया। तो इस तरह से pH का रेफरेंस लेके भी क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उससे करना पड़ेगा। हाँ बोलो।
मैम वो मतलब 2s तो समझ आ गया, लेकिन ये 10⁻⁻6 हमने अलग से मेंशन क्यों किया? क्योंकि वो OH आयन की कंसंट्रेशन के बराबर था। मतलब OH पहले से भी प्रेजेंट है, ऐसा कहना चाह रहे हैं हम? हाँ, पहले से भी प्रेजेंट। तो हम इसमें हम MgOH2 डाल रहे हैं ना अंदर सॉल्यूशन के? ये हालांकि 2s1 यहाँ नेग्लेक्ट हो नहीं पाएगा पूरा, क्योंकि इसके कंपैरिजन में ये वैल्यू बहुत कम है। बट अगर मान लो हम इसको चेंज कर देते हैं, 4 कर देते हैं, ये वैल्यू 10 कर देते हैं, क्वेश्चन में इतनी आएगी नहीं वेरिएशन, ओके है ना। तो वो आएगा ऐसा कि जिसमें कैलकुलेशन कम करनी पड़े, ऐसे कर दो, ठीक है। तो ये आ जाएगा 10⁻⁻8 और ये 4 × 10⁻⁻1 मतलब 0.4 आ गया। स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है ना, इतना ज्यादा तो नहीं डिसॉल्व हो सकता। ये तो मैंने जस्ट ऐसे ही क्वेश्चन लिखवाया। मैम ये अब निगलेक्ट कर सकते हैं ना? हाँ, आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं, पहले केस में शायद मुश्किल था नेग्लेक्ट करना। मुझे बताओ यहां तक आ गया सुनने? अब इस कॉन्सेप्ट की, हाँ बोलो, पिछला कौन सा, ये वाला, दिस वन, हाँ क्या था? दूसरे में भी ऐसे ही किया मैंने। दिस इज डिवाइडेड बाय 0.1, 0.1 से इंटू 10 हो गया, तो 10⁻15 का 10⁻14 हो गया, पर इधर सिल्वर स्क्वायर था तो फिर रूट आएगा ना। दोनों का फॉर्मूला अलग अलग है ना, ठीक है। यहां तक आया सुने? अब है एप्लीकेशन। इसकी एप्लीकेशन है सॉल्ट एनालिसिस में, क्वांटिटेटिव एनालिसिस में। एप्लीकेशन इन क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ सॉल्ट। हमारी प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में बेसिक रेडिकल की टेस्टिंग करते हो। बेसिक रेडिकल किसको कहते हैं? एक सॉल्ट में 2 आयन होते हैं, कैटायन और एनायन। एक सॉल्ट का कैटायन हमें कहां से मिलता है? बेस से, NaCl, तो बेस से Na मिलाना, और एनायन हमें किससे मिलता है? एसिड से। तो किसी भी सॉल्ट के अनायन को हम कहते हैं एसिड रेडिकल, और किसी भी सॉल्ट के कैटायन को हम बेसिक रेडिकल कहते हैं। प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में इन बेसिक रेडिकल को कई ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। बेसिक रेडिकल आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स डिपेंडिंग ऑन देयर सॉल्युबिलिटी एंड KSPs। हमारे प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में ऐसा होता है, बेसिक रेडिकल्स आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स डिपेंडिंग ऑन their solubility or KSP. Increasing order, they are classified into different groups in increasing order of their solubility. जो ग्रुप 1 में रखा जाएगा उसकी solubility सबसे कम होगी। Lower the group number, lower will be the solubility. Group 1, group 2, group 3, group 4, group 5, यहां तक है तुम्हारे। ग्रुप 6 ऑनवर्ड्स इनकी solubility बहुत ज्यादा है। ग्रुप 1 में रखे जाते हैं सिल्वर और लेड के सॉल्ट, क्योंकि ये बहुत ही कम soluble होते हैं। They are very less soluble. ग्रुप 2 में कॉपर है, मरकरी है, कैडमियम है, बिस्मथ है,
आर्सेनिक है, इस तरह के सॉल्ट रखे जाते हैं। मेनली कॉपर है ग्रुप 2 में। ग्रुप 3 में एल्यूमिनियम, क्रोमियम और आयरन है। और इन ग्रुप्स में क्लासिफाई करने का जो क्राइटेरिया है ना, पीरियोडिक टेबल नहीं है, ना ही चार्ज बैलेंसी है, ठीक है। इनका क्राइटेरिया क्या है? उनके केएसपी ऑफ देयर पर्टिकुलर सॉल्ट। ग्रुप 4 में आता है निकल, कोबाल्ट, जिंक एंड मैंगनीज। ये प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में तुम्हें याद करने पड़ेंगे किस ग्रुप में कौन सा सॉल्ट है, ठीक है। ग्रुप 5 में आ जाते हैं कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। मैम ये जिंक के बाद आपने क्या लिखा है? जिंक के बाद है मैंगनीज, Mn+2। और ग्रुप 6 में भी सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम भी आ जाएंगे, जिनकी सॉल्युबिलिटी काफी ज्यादा होती है। ठीक है। सो इसका मतलब सिल्वर और लेड के काफी सारे सॉल्ट इनसॉल्युबल होते हैं, उनकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम होती है, उनके केएसपी बहुत कम होते हैं। मैम मरकरी के साथ क्या लिखा है? मरकरी के बाद कैडमियम, कैडमियम+2, ओके मैम। बिस्मथ +3, आर्सेनिक +3। लेड को ग्रुप 2 में भी रखा गया है। लेड ग्रुप 1 में भी आता है, ग्रुप 2 में भी आता है। अब सुनिए जरा ध्यान से, हर एक सॉल्ट के, हर एक बेसिक रेडिकल के, सारे सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी एक जैसी नहीं होगी ना। सल्फाइड की कुछ और होगी, ऑक्साइड की कुछ और होगी, सल्फेट की कुछ और होगी। तुम्हें याद होगा पीरियोडिक टेबल में तुमने किया था कि ग्रुप 2 में बेरिलियम का ऑक्साइड जो है वो कम सॉल्युबल है, पर बेरिलियम का कार्बोनेट ज्यादा सॉल्युबल है। नीचे जाने पर ऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी क्या होती है? इंक्रीज, बढ़ती है, और कार्बोनेट की कम होती है। डिक्रीजेस। तो एक ही सॉल्ट के, एक ही बेसिक रेडिकल के अलग अलग सॉल्ट में सॉल्युबिलिटी अलग अलग होगी, ठीक है ना। सो कितना कन्वीनियंटली हम उस सॉल्ट को सेपरेट कर पाते हैं। मान लो हमारे पास 2 सॉल्ट होते, हमारे पास कॉपर भी होता, हमारे पास निकल भी होता, और दोनों को प्रेसिपिटाइज करना होता अलग अलग तरीके से। तो हम ये सॉल्ट अभी जो किया ना, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट, वो लगाते। हम कंसंट्रेशन ऑफ आयन ऐसी मेंटेन करते कि सिर्फ एक ही सॉल्ट प्रेसिपिटाइज होता, दूसरा होता ही नहीं, और इस तरह से हम आइसोलेट कर लेते। सो ग्रुप 1 का ग्रुप रिएजेंट क्या है? ग्रुप रिएजेंट मतलब जिसकी हेल्प से हमने प्रेसिपिटाइज किया। ग्रुप 1 का ग्रुप रिएजेंट है डाइल्यूट HCl। ये डाइल्यूट HCl क्या करेगा? सिल्वर आयन का भी व्हाइट प्रेसिपिटेट देगा, और लेड का भी व्हाइट प्रेसिपिटेट देगा। अगर हम डाइल्यूट HCl डाल रहे हैं और हमारे पास ग्रुप 2, 3, 4, 5, 6 का कोई भी सॉल्ट है, वो प्रेसिपिटाइज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ग्रुप 1 के सॉल्ट के क्लोराइड के केएसपीज आर टू लो, वो जल्दी से प्रेसिपिटाइज हो जाएंगे। थोड़ी सी हमने डाइल्यूट HCl की कंसंट्रेशन डाली, थोड़े से क्लोराइड आयन डाले, दी सॉल्ट विल बी रेडिली प्रेसिपिटाइज, whereas rest of the group radicals they remain in solution। तो हम ग्रुप रिएजेंट ऐसे सेलेक्ट करते हैं कि उस ग्रुप का बेसिक रेडिकल ही प्रेसिपिटाइज हो, आगे वाले ग्रुप के आयन प्रेजेंट होने के बाद भी प्रेसिपिटाइज ना हो, क्योंकि बाकी सारे ग्रुप के क्लोराइड के केएसपीज हाई हैं, वो तभी प्रेसिपिटाइज होंगे जब क्लोराइड आयन बहुत ज्यादा हो। इसलिए हमने डाइल्यूट HCl डाला, जिसमें बहुत थोड़े से क्लोराइड आयन मिलेंगे, which will be sufficient to precipitize only silver and lead। और लेड का क्लोराइड जो है ना, ये पार्शियली सॉल्युबल, in cold water but more soluble in hot water। तो जब हम, अगर मान लो दोनों सॉल्ट होते तो हम क्या करते? हॉट वाटर डाल के इसको बॉईल करते, लेड प्रेसिपिटाइज हो जाता, बाकी बच जाता सिल्वर।
पर अगर कोल्ड वाटर है और हम इसको फिल्टर करें तो क्या होगा, लेड थोड़ा सा तो प्रेसिपिटेट में आ जाएगा, थोड़ा सा नीचे चला जाएगा फिल्टर करके। अगर मान लो हम इसको फनल में यहाँ पेपर लगा के लेड क्लोराइड का सॉल्यूशन हम डाल रहे हैं तो क्या होगा, थोड़ा सा इसका वाइट प्रेसिपिटेट यहाँ पर आ जाएगा, बट कुछ लेड आयन इसमें से निकल भी जाएंगे क्योंकि वो पार्शियली सॉल्युबल है। और ग्रुप 1 का जो हमारे पास फिल्ट्रेट आया उससे हम ग्रुप 2 का टेस्ट करते हैं, इसलिए लेड को ग्रुप 1 में भी रखा गया है और ग्रुप 2 में भी रखा गया है, क्योंकि जो फिल्ट्रेट आता है उससे हम ग्रुप 2 का टेस्ट करते हैं तो वहां थोड़ा सा लेड ग्रुप 1 से बचा हुआ चला जाता है। सो दैट इज व्हाई लेड इज प्लेस्ड इन ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। प्रैक्टिकल का क्वेश्चन बता रही हूँ। हाँ, ये अपने फ्लास्क वाला हॉट वाटर में होता है, cold में? ये कोल्ड वाटर वाला, मतलब कोल्ड वाटर में, हॉट वाटर में तो लेड सारा डिसॉल्व हो जाएगा और सिल्वर रह जाएगा, सेपरेट हो गए। अब आते हैं ग्रुप 2 में, इसको जरा ध्यान से सुनना, अगला जो एग्जांपल है। यहां तक क्लियर है सबको? ग्रुप 2 एंड ग्रुप 3, ग्रुप 4 सॉरी। इन दोनों का ग्रुप रिएजेंट है H2S, बट यहाँ H2S है एसिडिक मीडियम में और ग्रुप 4 में H2S है बेसिक मीडियम में, अमोनियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में। मान लो ग्रुप 4 में निकल +2 है और ग्रुप 2 का कॉपर +2 है, दोनों एक साथ पड़े हुए हैं। हमारी सैटरडे की क्लास तुम्हें पहले भी बताया था मैंने, ऑनलाइन, फ्राइडे की क्लास ऑनलाइन है और 3 o'clock स्टार्ट होगी, 1.5 आवर की क्लास होगी वो, और उसमें वो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री वाला टाइट्रेशन वाला जो पार्ट है ना वो बताऊंगे, ठीक है। सो चलिए, कॉपर +2 और ये था। अब एसिडिक मीडियम का पर्पस क्या था, जरा ध्यान से देखना। 3 बजे मुझे बताओ, यहाँ H2S ज्यादा डिसोसिएट हो रहा है या कम डिसोसिएट हो रहा है? फर्स्ट केस में H2S का डिसोसिएशन ज्यादा है या कम है? कॉमन है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड dissociation of H2S will be suppressed. अगर ये सप्रेस हो गया तो सल्फाइड आयन की कंसंट्रेशन कम होगी, suppressed, and this will give very less sulfide ion which can precipitize only those ion with low KSP. इतना तो तुम्हें पता है, जिसका लो KSP है वो जल्दी प्रेसिपिटाइज हो जाता है, लाइक कॉपर। तो अगर हम H2S पास करते हैं सॉल्यूशन में इन एसिडिक मीडियम तो निकल +2 तो प्रेसिपिटाइज ही नहीं होगा, क्योंकि निकल +2 का ग्रुप नंबर 4 है, उसका KSP, उसके सल्फाइड का KSP ज्यादा है, उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, उसको तो सल्फाइड आयन ज्यादा चाहिए। तो दैट इज व्हाई इस सॉल्यूशन में जब हम पहले H2S पास करेंगे मीडियम एसिडिक बनाते हुए तो सारा कॉपर प्रेसिपिटाइज हो जाएगा एंड निकल +2 विल रिमेन इन सॉल्यूशन। अब जब हमें निकल को प्रेसिपिटाइज करना होगा तो सडनली विल मेक दिस सॉल्यूशन बेसिक, और बेसिक सॉल्यूशन का जो बेस है वो इसके H+ आयन को हटा देगा, लीचेटेले प्रिंसिपल। अगर इसका प्रोडक्ट H+ आयन इससे कंबाइन हो गया तो दिस इक्विलिब्रियम विल बी शिफ्टेड टू फॉरवर्ड डायरेक्शन। सो इन प्रेजेंस ऑफ बेस, dissociation of H2S will be increased. मतलब जो H2S डाल रहे हैं उससे डाल रहे हैं ताकि वो H+ कम हो जाए, हाँ, उसके कारण ज्यादा डिसोसिएट हो जाए, will be increased, more sulfide ion will be available, which can precipitize
nickel sulfide, which can precipitize nickel sulfide, क्योंकि अदरवाइज तो निकल प्रेसिपिटाइज नहीं होता जब तक सल्फाइड आयन ज्यादा नहीं होते, क्योंकि हमें निकल आयन प्लस सल्फाइड आयन की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट उसके केएसपी के बराबर लाना है। अगर हमने निकल आयन कॉपर आयन बराबर है हमारे सोल्यूशन में, तो कॉपर को सल्फाइड कम चाहिए, निकल को सल्फाइड ज्यादा चाहिए फॉर प्रेसिपिटेशन। तो हमने ग्रुप 2 और ग्रुप 4 के रेडिकल के केस में कॉमन आयन इफेक्ट यूज किया इन ग्रुप 2 टू अवॉइड प्रेसिपिटेशन ऑफ ग्रुप 4 सॉल्ट अलोंग विद ग्रुप 2। समझ में आ रहा है ना? टू अवॉइड precipitation of group 2 salt, sorry, to avoid precipitation of group 4 salt, to avoid precipitation of group 4 salt along with group 2 salt, common ion effect is used. क्योंकि ग्रुप 2 सॉल्ट तो बहुत थोड़े से ज्यादा डालते तो भी प्रेसिपिटाइज हो जाता, कम डालते तो भी प्रेसिपिटाइज हो जाता, पर अगर हम पहले से ज्यादा डालते तो क्या होता, दोनों ही प्रेसिपिटाइज हो जाते, हम सेपरेट नहीं कर पाते। ग्रुप 1 सॉल्ट को कर देगा, पर H2S अगर हम पहले डालेंगे तो कॉपर भी प्रेसिपिटाइज हो जाएगा, क्योंकि उसको तो सल्फाइड आयन वैसे ही बहुत कम चाहिए। इसलिए हमने ग्रुप 1 में H2S यूज नहीं किया, हमने उसमें HCl डाला, क्योंकि कॉपर का क्लोराइड ज्यादा सॉल्युबल है। तो हर एक ग्रुप के रेडिकल का कौन सा अनायन उसके साथ जोड़ें कि वो प्रेसिपिटाइज हो जाए, ये फिक्स किया हुआ है आफ्टर मेनी एक्सपेरिमेंट्स। तो हर एक ग्रुप का रिएजेंट इसलिए अलग अलग किया है ताकि वो दूसरा ग्रुप साथ में प्रेसिपिटाइज ना हो। ये पॉइंट क्लियर हुआ सबको? इसी तरह से अगला एग्जांपल ये लिख लिया सबने? अब जैसे सी वाटर है, सी वाटर में NaCl का सैचुरेटेड सोल्यूशन होता है, अगर उसमें HCl पास करें, उसमें NaOH डालें तो NaCl सारा प्रेसिपिटाइज हो जाएगा। मान लो सी वाटर में अगर हम HCl डालें या NaOH डालें तो क्या होगा, सी वाटर इज रिच सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ NaCl, तो उसमें Na आयन डाल दें या क्लोराइड आयन डाल दें, वो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड जाएगा और सारा सॉल्ट बाहर आ जाएगा। तो डीसॉल्टिफिकेशन कर लिया ना हमने, सॉल्यूशन में जो सी वाटर में सॉल्ट था उसको सारे को प्रेसिपिटाइज कर दिया। तो यहाँ हमने क्या यूज किया, सॉल्युबिलिटी देखी, हमने कॉमन आयन इफेक्ट डाल के उसकी सॉल्युबिलिटी कम कर दी और एक्स्ट्रा सॉल्ट प्रेसिपिटाइज हो गया। तो ये इसकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन हुई, कॉमन आयन इफेक्ट की या सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की। ठीक है ना? अब सॉल्ट एनालिसिस में एक एग्जांपल और देखिए, ग्रुप 3 है जिसमें एल्यूमिनियम है, क्रोमियम है और आयरन है। ठीक है, और इसका ग्रुप रिएजेंट है अमोनियम हाइड्रोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड these are precipitated as hydroxide. अगर ये प्रेसिपिटेट हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में है तो why we are adding अमोनियम क्लोराइड? अमोनियम क्लोराइड एज ए कॉमन आयन हमने डाला। अगर अमोनियम आयन ज्यादा होगा तो पहला इक्विलिब्रियम किस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, बैकवर्ड। बैकवर्ड होगा तो OH आयन की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। In presence of common ammonium ion, concentration of OH ion will be less, sufficient to precipitize only these. क्योंकि ग्रुप 5 में कैल्शियम और स्ट्रोंशियम एंड बेरियम इनके हाइड्रोक्साइड भी प्रेसिपिटाइज हो सकते थे अगर OH आयन ज्यादा होता। तो यहाँ पर हमने ग्रुप 3 में कॉमन आयन इफेक्ट क्यों लिया? टू अवॉइड प्रेसिपिटेशन ऑफ ग्रुप 5 रेडिकल अलोंग विद ग्रुप 3। हालांकि ग्रुप 5 का रिएजेंट भी कुछ और है, इसको एज ए कार्बोनेट प्रेसिपिटाइज करते हैं हम। ये ग्रुप रिएजेंट है, बट यहाँ भी इन प्रेजेंस ऑफ अमोनियम क्लोराइड प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तुम्हें पता चल गया होगा ये अमोनियम आयन क्यों डाला, हम अमोनियम कार्बोनेट का प्रेसिपिटेशन रोक रहे हैं क्योंकि ग्रुप 6 में मैग्नीशियम है। तुम याद करो कार्बोनेट की सॉल्युबिलिटी ऑफ ग्रुप 2 नीचे जाने पर कम होती है, इसका मतलब मैग्नीशियम ज्यादा सॉल्युबल है।
तो अगर यहाँ कार्बोनेट ज्यादा हुए तो मैग्नीशियम इनके साथ ही सेपरेट हो जाएगा, जबकि हमें उसको यहाँ सेपरेट नहीं करना है। तो ग्रुप 5 में कॉमन आयन क्यों यूज किया? टू अवॉइड प्रेसिपिटेशन ऑफ मैग्नीशियम। तो जो लोअर ग्रुप वाले मेंबर है ना, वहां हम कॉमन आयन इफेक्ट यूज कर रहे हैं ताकि हमारे आयंस की कंसंट्रेशन कम मिले जो इसी को प्रेसिपिटाइज करे। कुछ कॉमन आयन का यूज समझ में आया? तुम प्रैक्टिकल करते हो ना, तुम तो पूरी टेस्ट ट्यूब भर लेते हो, है ना, रिएजेंट की भी, और साथ ही मिला देते हो, जबकि हमें एक डेफिनेट कंसंट्रेशन मिलाना चाहिए। अब समझ में आ गया होगा कि अगर हमने शुरू में इतने ज्यादा कंसंट्रेशन वाले सोल्यूशन मिला दिए तो सारे के सारे रेडिकल प्रेसिपिटाइज हो जाएंगे। तुम्हारे पास ग्रुप 1 का रिएजेंट होगा भी नहीं, दूसरे ग्रुप का होगा, वो भी साथ में प्रेसिपिटाइज हो जाएगा। तो अगर तुमने कंसंट्रेटेड HCl डाल दिया या बहुत सारा इतना सारा है पूरी टेस्ट ट्यूब भर के HCl डाल दिया, तो इतने ज्यादा क्लोराइड आयन हो जाएंगे कि ग्रुप 1 के साथ साथ आगे वाले भी प्रेसिपिटाइज हो जाएंगे। दैट इज वाई अगर तुम प्रैक्टिकल बुक देखो तो उसमें लिखा होता है दिस मच मिलीलीटर ऑफ सोल्यूशन एंड दिस मच ग्राम ऑफ सॉल्ट। वो अब ये करने के बाद तुम्हें पता चल गया होगा कि कोई भी कंसंट्रेशन मिक्स करना एडवाइजेबल नहीं। हमें ये चेक करना है कि ये रेडिकल प्रेजेंट है या नहीं। तुम्हारे प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में यही है, आइडेंटिफाई विच ग्रुप रेडिकल्स आर प्रेजेंट। तो सबसे पहली बात होती है हमें पहले ग्रुप नंबर फाइंड करना पड़ता है, क्या ग्रुप 1 का कोई रेडिकल है। अगर ग्रुप 1 में हमारा व्हाइट प्रेसिपिटेट आ गया तो इट मे बी सिल्वर और लेड, फिर हम सिल्वर और लेड का कंफर्मेटरी टेस्ट कर लेते, ठीक है। पर पहले ग्रुप तक पहुंचना जरूरी होता है, वो हमने यहाँ से किया। ये था हमारा सॉल्ट एनालिसिस, क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वालिटी चेक करना कि कौन कौन से रेडिकल प्रेजेंट है। ये डिटेल में तुम नेक्स्ट ईयर भी करोगे और अभी तो है ही। तो यहाँ तक तुम्हारा आयनिक इक्विलिब्रियम खत्म हुआ। अब इसमें जो ओलंपियाड पार्ट या कंपटीशन पार्ट का जो पार्ट है जो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे, उसमें एक तो टाइट्रेशन है, टाइट्रेशन इन प्रेजेंस ऑफ इंडिकेटर, 2 इंडिकेटर की टाइट्रेशन है, फिनोप्थलीन और मिथाइल ऑरेंज, ठीक है। और दूसरा सॉल्युबिलिटी, ये तो मैं अभी भी बताती हूँ तुम्हें, सॉल्युबिलिटी इन प्रेजेंस ऑफ अमोनिया एंड KCN फॉर सिल्वर सॉल्ट। ये पार्ट में अभी 1 मिनट बताती हूँ तुम्हें। लिसन, इधर एक चीज याद रखिए, अभी मत बैक करो, कि सिल्वर आयन अमोनिया के साथ स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है, ये स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है, या सिल्वर आयन KCN के साथ स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है। अब तुम देखो, अगर हमने AgCl का एक सॉल्यूशन लिया होता, अमोनिया की प्रेजेंस में बनाया होता, तो इसकी सॉल्युबिलिटी कम होती या ज्यादा होती इन प्रेजेंस ऑफ अमोनिया? हाँ, ऑनलाइन वाले बताओ जरा, जो भी हैं अभी। अभी मैंने यहाँ एक टर्म बताई है, सिल्वर अमोनिया की प्रेजेंस में स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है। जैसे ही सॉल्ट को हमने डिसॉल्व किया, जो सिल्वर आयन आया, इमीडिएटली इट विल कंबाइन विद अमोनिया टू गिव दिस कॉम्प्लेक्स। यहाँ से तो सिल्वर हट गया, इंक्रीज कर देंगे। हाँ, सिल्वर आयन कम हो रहा है ना, प्रोडक्ट इज लीविंग द फर्स्ट इक्विलिब्रियम, तो इससे सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी ना। तो जितनी ज्यादा अमोनिया डालोगे उतनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगी। तो प्योर वाटर से भी ज्यादा सॉल्युबिलिटी सिल्वर सॉल्ट की किसमें होती है? अमोनिया या KCN, क्योंकि दोनों ही केसेस में प्रोडक्ट सिल्वर आयन विल बी मिसिंग फ्रॉम द प्रोडक्ट साइड और ये इक्विलिब्रियम को बढ़ा देगा। ये स्टेटमेंट लिख लो, इसी के एग्जांपल नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी कि उस वहां सॉल्युबिलिटी कैसे निकालते हैं। ये ओलंपियाड में, IIT में इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। बट अगर तुम्हें मेडिकल वालों ने भी फॉर मोर अंडरस्टैंडिंग करना है तो ये लेक्चर लगा लो अगली क्लास। ऐसा क्या है, AgCl का ये इक्विलिब्रियम है, जैसे ही डिसोसिएट हुआ सॉल्यूशन में सिल्वर आयन आए, अगर वहां अमोनिया थी तो ये सिल्वर आयन क्या करेंगे, सारे ही अमोनिया से कंबाइन हो जाएंगे, क्योंकि इसका जो सेकंड वाला डिसोसिएशन कांस्टेंट अप्रोक्सीमेटली 10⁹ है। इसका मतलब क्या है, ऑलमोस्ट ऑल द सिल्वर विल बी कंबाइन विद अमोनिया, जितनी भी अमोनिया है उसे सिल्वर कॉम्प्लेक्स बना देगा, बची हुई सिल्वर आयन यहाँ पड़ी होगी। अब यहाँ से अगर सिल्वर आयन कम हो रहे हैं तो इसका मतलब AgCl और डिसोसिएट हो रहा है। टू कॉम्पनसेट दैट डेफिशिएंसी, प्रोडक्ट साइड में से सिल्वर मिसिंग है पहले इक्विलिब्रियम,
So if any one of the product is used, that will increase dissociation of salt. तो अमोनिया की प्रेजेंस में, KCN की प्रेजेंस में solubility और भी बढ़ जाएगी. कॉमन आयन से कम होती है, if product is missing तो बढ़ जाती है. In comparison to pure water, जहाँ कोई आयन प्रेजेंट नहीं है, तो उसके कंपैरिजन में हम बात कर रहे हैं. ठीक है, तो कितनी सॉल्युबिलिटी होगी अमोनिया की प्रेजेंस में, वही मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊं. यहां तक कोई डाउट? हाँ, हो गया क्लियर?